नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी और हम बात करने जा रहे हैं शनि की। दरअसल ऐसा कहना चाहिए, हम शनि की बात आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, शनि शनि गच्छति शनिश्चरा, तो ये हमारा कार्यक्रम भी शनि की गति से ही चल रहा है। चाहकर भी हम इसको उतना रेगुलर नहीं कर पा रहे, तो शायद ये शनि महाराज का प्रभाव है। तो आज हम बात करेंगे सूर्य और शनि की युति की, और साथ में शनि और सूर्य जब आमने सामने होते हैं तब क्या होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि के साथ कुछ स्पेशलिटी जुड़ी हुई है। शनि की जो दृष्टियां हैं वो अलग हैं। सप्तम दृष्टि तो हर ग्रह की होती है, शनि के पास तृतीय भी है और 10वीं भी है। तो जब ये सूर्य के साथ होता है तब ये क्या करता है, और जब ये सूर्य पे दृष्टि डाल रहा होता है तब क्या करता है, और जब ये आमने सामने होता है तब क्या करता है, इन सब की हम बात करेंगे। तो शनि की हर दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण होती है, और यहाँ पर हम चूँकि सूर्य की बात कर रहे हैं, मान लीजिए सूर्य कहीं बैठा है और शनि तीसरी दृष्टि से उसको देख रहा है, तो वहाँ परिणाम एकदम बदल जाएंगे। सूर्य वो परिणाम नहीं दे पाएगा जो देने के लिए निमित्त है। ठीक इसी प्रकार से अगर 10वीं दृष्टि शनि की है सूर्य पर, तब भी सूर्य को असुविधा होगी। इस सब की हम बात करेंगे। और इसके अलावा प्राचीन काल में, बहुत प्राचीन काल में अगर हम चले जाएं तो वहाँ हम देखते हैं कि देवताओं और राक्षसों में युद्ध होता रहता था, और उसमें ग्रहों का पूरा योग रहता था। तो गुरु महाराज जो हैं वो सूर्य के साथ अलग थे, शनि राहु अलग थे, तो ये ग्रुप थे। तो ये इनकी दुश्मनियाँ जो थीं ग्रहों की बड़ी स्पष्ट थीं, कौन किसके साथ है कौन किसके साथ नहीं है। जो देव प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, शुभ ग्रह हैं, वो देवताओं के साथ हो जाते थे, और जो क्रूर ग्रह हैं वो राक्षसों के साथ हो जाते थे। तो वहाँ से ये एनालॉजी है, वहाँ से हमारे ऋषियों ने ये ड्रॉ किया होगा, एक कंक्लूजन निकाला होगा कि अगर ये जब आपस में एक दूसरे के साथ होते हैं, वहाँ तो युद्ध हो रहा है, तब ये क्या कैसा व्यवहार करते हैं, तो वो कुंडली में क्या व्यवहार करते होंगे। और आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते तो उनकी जानकारी बढ़ा दूँ। ईसा से 1400 वर्ष पूर्व ज्योतिष लिखा गया था। कहने को तो हम हज़ारों लाखों करोड़ों सालों की बात कर देते हैं, जहाँ पर जातक की कुंडली लिखने की बात शुरू होती है। उससे पहले वेदों में नक्षत्रों की बात है, वेदों में ग्रहों की बात है, और इसके अलावा कुंडली बनाने का कोई जिक्र नहीं है। तो यहाँ पर एक बात और समझनी पड़ेगी कि जब भी कोई ग्रह, खासतौर से सूर्य शनि में युति हो, या आमने सामने हो, या शनि सूर्य को देख रहा हो, तो वो ना केवल व्यक्ति पर असर करता है बल्कि जलवायु पे असर करता है, वातावरण पे असर करता है, मौसम पे असर करता है, राजनीति पे असर करता है, समाज पे असर करता है, धन पे असर करता है, बीमारी पे असर करता है, स्वास्थ्य पे असर करता है। जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं है कि जहाँ पर शनि की दृष्टि हो, और ख़ास तौर से सूर्य के ऊपर हो, जो जीवन देता है, जीवनदायक मानते हैं उसको हम, और उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का रूप मानते हैं। और वहाँ पर शनि जब उसको देखेगा, दृष्टि बनाएगा या युति बनाएगा, तो वहाँ पर असर करेगा। और उसी असर को जानने के लिए हम उसी एनालॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं कि व्यक्तियों के ऊपर जब ये युति होगी, तब दृष्टि होगी, तब इसका असर कैसा होगा। हमेशा की तरह हमारे साथ में एस्ट्रोलॉजर कविता जी हैं, कविता चैतन्य, और इनके प्रश्न बड़े पहने होते हैं। मैं अक्सर बोलता रहता हूँ, प्रश्न पहना भी होना चाहिए और प्रश्न बड़ा सटीक होना चाहिए। प्रश्न में ही उत्तर होता है, अलग से उत्तर नहीं होता। और जितना अच्छा प्रश्न होता है, उत्तरकर्ता को उतना ही अलर्ट होकर उत्तर देना पड़ता है।
तो कविता जी आपका स्वागत है। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर आप ठीक कह रहे हैं कि जब हमारे जो प्रोग्राम में विलम्ब हो रहा है वो तो लाजमी है विलम्ब होना। अगर शनि की चर्चा कर रहे हैं तो शनि ने जितना भी अच्छा शनि हो पर उसने डिले तो करना ही करना है प्रोग्राम को, पर उसके अच्छे परिणाम भी देने हैं उसने। सर आज मैं जो कुछ पूछना चाह रही थी उसके काफ़ी आंसर तो आपने दे ही दिए। ओके। अभी बहुत गहरी बात की आपने कि देवताओं और राक्षसों के हमने पहले पढ़ते हैं शास्त्रों में कि युद्ध होते रहते थे, और ऐसे ग्रहों में भी दो ग्रुप हैं, देवता और राक्षस, बोले शुभ और अशुभ। वो अपनी प्रवृत्ति और नेचर के अनुसार उनका सपोर्ट करते थे। तो अब हम इस एनालॉजी की बात करें किसी कुंडली पर या किसी व्यक्ति विशेष पर, तो वहाँ वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कैसे परिणाम देंगे। जैसे हमारी शनि की चर्चा चल रही है तो हम बात कर रहे हैं, आज सूर्य को लेते हैं पहले। तो सूर्य और शनि सब सप्तम हो, अब ये शुभ भी है और अशुभ ग्रह भी है, तो ये दो विपरीत विरोधाभासी प्रवृत्तियाँ आ गई। तो यहाँ दोनों के परिणाम जो है, दृष्टि संबंध है, इसके शुभ परिणाम मिलेंगे या अशुभ मिलेंगे, मतलब चुनौतियाँ आएंगी तो क्या चुनौतियों में अवसर भी मिलेंगे उस व्यक्ति को। देखिए ऐसा है कि जब भी कोई ग्रह जी 180 डिग्री अवे होता है, अपोजिट होता है, आमने सामने होगा जी, तो आमने सामने जब भी कोई ग्रह होगा तो वो अपना पूरा प्रभाव छोड़ने की दम रखता है, कोई भी ग्रह हो, चाहे दोनों शुभ हो चाहे अशुभ हो। अशुभ हो तो शुभ हो तो जो भी ग्रह एक दूसरे के सामने होंगे, आमने सामने होंगे, मित्र होंगे तो मित्रवत व्यवहार करेंगे, शत्रु होंगे तो पूरी शत्रुता निभाएंगे, बीच में कुछ नहीं है। और जो सम होते हैं, आपने बोला जो सम होते हैं वो डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है। वो सम सिचुएशन कभी पॉजिटिव भी हो सकती है जी, कभी नेगेटिव भी हो सकती है। वो तो कुंडली टू कुंडली, हॉरोस्कोप टू हॉरोस्कोप डिपेंड करेगी। लेकिन जब भी कोई ग्रह एक दूसरे से 180 डिग्री दूर होगा या समसप्तक इसको बोलते हैं, अपोजिट होगा, तो वो पूरी ताकत के साथ, क्योंकि जब भी दो योद्धा लड़ते हैं तो पूरी ताकत के साथ लड़ते हैं, वरना उससे कम लड़ने का फायदा कोई नहीं। और जब मित्र हैं तो पूरी ताकत के साथ गले मिलते हैं, पूरे जोर के साथ गले मिलते हैं, चाहे मित्र चाहे शत्रु। तो जो भी हो वो बराबर की हो। और इसलिए कहते हैं बराबर की। अब बराबर में कौन भारी है कौन कम है अलग बात है, मित्रों का अलग है। क्योंकि यहाँ हम बात कर रहे हैं जो मान लीजिए शनि और सूर्य आमने सामने है बच्चे की कुंडली में। अब इसको थोड़ा कथा से जोड़ लेते हैं। तो जब शनि पैदा होता है सूर्य के यहाँ पर तो सूर्य उससे प्रसन्न नहीं है। हाँ जी बिल्कुल, कोई कथा है, पूरी कथा में हम नहीं जाते, लोगों को मालूम है। तो यहाँ पर जब बच्चा कोई पैदा होता है उसी कुंडली में सूर्य शनि आमने सामने है, तो शनि तो बच्चा हो गया, हाँ जी, और सूर्य बाप हो गया ऑब्वियसली। बाप यानी अथॉरिटी, अकेला बाप ही अथॉरिटी नहीं हुआ, चाचा भी अथॉरिटी हो गया, मामा भी हो गया, बड़ा भाई भी हो गया, और पड़ोसी भी हो गया। अच्छा आप अथॉरिटी की बात कर रहे हैं, तो जैसे गवर्नमेंट भी अथॉरिटी है तो क्या उससे रिलेटेड भी उसको दिक्कतें आएंगी कुछ लाइफ में? बिल्कुल आएंगी, क्योंकि जो अथॉरिटी है, अथॉरिटी बाप से शुरू होकर सरकार तक जाती है। जी हाँ, ये जो भी बड़ा है, जो भी आपसे पावरफुल है, वहाँ अथॉरिटी जाती है। पहले हम बात करते हैं रिलेशनशिप की, फिर बात की बात करते हैं। जी, जी। तो जिस स्थिति में बच्चा पैदा होता है वहाँ शनि के सामने सूर्य है, राशि कोई भी हो वो सेकंड इशू है, तो वहाँ पर डेफिनेटली वो बाप डोमिनेटिंग होता है, बचपन से ही डोमिनेटिंग होता है। और बच्चे का व्यक्तित्व वो खिल नहीं पाता। बच्चे को गोद में उठा दे तो भी वो, अगर मान लो बच्चा वहाँ पर गोद में उठाते उसको झापड़ मार दे, मैंने ऐसा कहीं देखा है, तो बाप गुस्सा कर जाता है। वो उसको एंटरटेनमेंट नहीं समझता, उसको समझता है कि अभी से इतना बदतमीजी का कल जाके क्या करेगा ये। तो वो छोटी छोटी चीज़ें जो उसके अनकॉन्शियस माइंड पे, सबकॉन्शियस माइंड पे कहीं ना कहीं घर करती हैं, वो थोड़ी गलती करते हैं बच्चा। यार ये भी कि उसके पिता की उससे ज़्यादा उम्मीदें होती हैं उस बच्चे से। एग्जैक्टली, क्योंकि पिता तो
दैदीप्तमान है, हाँ जी, वो तो पूर्ण है, वो तो सूर्य है। यहाँ पर भी बाप है, बड़ा है, चौड़ा है, लंबा है ना, बिल्कुल सक्षम तो है ही बच्चे से। बच्चा तो बिल्कुल अभी टेंडर है, तो वो उससे अपने जैसा व्यवहार उनकी उम्मीद करता है कि मुझ जैसा योग्य होगा, मुझ जैसा स्मार्ट होगा, मुझ जैसा प्रत्युत्पन्न मति वाला होगा, बिल्कुल। और उतना ही सक्षमता से कार्यक्रम करेगा। बच्चा है, करेगा भी नहीं। तो ये जब बातें हैं तो कहीं उसमें हीन भावना चली जाती है बच्चे में कि ये एक मेरे साथ में अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा। और जबकि वो बाप नहीं कर रहा तो हो सकता है कि चाचा भी ना करे, हो सकता है कि बड़ा भाई भी ऐसा करता हो। अच्छा, ऐसे माँ फंस जाती है, ऐसे घरों में माँ फंस जाती है, क्योंकि माँ के लिए वो बच्चा बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रिय हो जाता है, वो उसका प्रोटेक्शन करना शुरू कर देती है। अच्छा, माँ बच्चे का प्रोटेक्शन करना शुरू कर देती है, और बाप का अपना रवैया ऐसे चलता है कि जिससे उन दोनों में कोई अता पता नहीं है। अब जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो बाप के बराबर हो जाता है, हो सकता है बाप से लंबा चौड़ा भी हो जाए, बाप से ज़्यादा कमाता भी हो, बाप से ज़्यादा हर तरह से सक्षम हो। फिर वो बाप के साथ वो वैसी बदतमीजी नहीं करता जैसे बाप ने कभी की थी, लेकिन वो इग्नोर करना शुरू कर देता है। कुछ ना विरोधाभास हो जाता है, वो उसकी बात को इग्नोर करता है, उसको कहीं ना कहीं वो नीचा दिखाने का प्रयास अवश्य करता है, और अपने तरीके से हो जाता है। तो यहाँ एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाता है। बच्चा ये भी जानता है कि जो मेरा बाप है उसके पास में फॉल्स ईगो है, उसका अहंकार बहुत है, तो वो बड़ा होकर उसके अहंकार को तोड़ना चाहता है, और इस पूरे प्रोसेस में उसका खुद का अहंकार बढ़ जाता है। उल्टा मामला है ये। मैं जैसे बोलता हूँ तो ये हजारों कुंडलियाँ और लोगों से मिलने जुलने के बाद बोलता हूँ। तो बच्चे का अपना अहंकार बढ़ जाता है, तो फिर वो भी लोगों के साथ इल व्यवहार करना शुरू कर देता है। और ये अगर स्थिति उसकी आगे चली जाए तो वो सरकार से पंगा भी ले सकता है, पुलिस से पंगा भी ले सकता है, कोर्ट से पंगा भी ले सकता है, और फिर वो खुद फंस भी सकता है, क्योंकि अथॉरिटी को ना मानने का उसका एक एटीट्यूड होता है। और ये ना मानना उसके पिता से शुरू होता है, घर के अथॉरिटी से शुरू होता है। सर, मुझे भी ऐसी काफ़ी कुंडलियाँ याद आ रही हैं, 2-3 कुंडलियाँ, उनकी लाइफ में बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। तब समझ में आया इसका मेन लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है इसका। तो उसको जो चाहता है कि इसकी प्रतिष्ठा को डाउन करूं, और उस पूरे प्रोसेस में इसलिए ये युतियाँ ऋषियों ने जो लिखी हुई हैं, इसलिए इनके खराब परिणाम दिए हुए हैं कि ये करना चाहिए। लेकिन अब करना क्या चाहिए? हम उपाय की बात करते हैं। हमारा उपाय बड़ा सिंपल है। हमारा उपाय ये है कि अगर किसी बच्चे की कुंडली में ऐसा योग है तो उसके पिता को चाहिए कि वो ना तो वो सूर्य है उस तरह का, बिल्कुल, ना वो कुछ है कि सामान्य पिता है, सब पिता होते हैं, तो उसको अपने व्यवहार में शुरू से ही एक शालीनता लानी चाहिए, एक बराबरी का व्यवहार करना चाहिए, ताकि बच्चे में कुंठा ना जागृत हो। किताब अलग। सर, आपसे अक्सर सुना है कि ग्रह जो हमसे कुछ लेते भी है तो बदले में कुछ अच्छा देते भी है, ये गिव एंड टेक उनका नेचर है। तो अब जैसे शनि और सूर्य की हमने बात की कि चुनौतियां आती हैं, पर इन चुनौतियों में क्या कुछ संभावनाएं क्या मिलेंगी, कुछ अच्छी संभावनाएं? नहीं, हर चुनौती एक संभावना है लेके आती है। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि जहाँ पर अभी चुनौती है वहाँ अवसर है, और एक समझना पड़ेगा कि जो व्यवस्था है, जिस समाज में हम रहते हैं वो सामाजिक व्यवस्था से चलता है, और ग्रह भी कहीं ना कहीं वो व्यवस्था ही इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। कहीं पर उसका तरीका गलत होता है, कहीं पर तरीका बड़ा पोलाइट होता है, और अगर पोलाइट तरीका हो तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा है। लेकिन कई लोगों का विकास हुआ है जब उनका अथॉरिटी से विरोध हुआ है। गांधी को अगर अथॉरिटी अपना प्रभाव नहीं जमाती तो इस देश आज़ादी नहीं होता। तो उसके फ़ायदे बहुत हैं। तो अथॉरिटी से पंगा लेने का बड़ा मज़ा है। हमने बहुत लिया तो हमको बड़ा मज़े आते हैं। अथॉरिटी से पंगा नहीं लिया तो फिर क्या किया जीवन में। तो वो भी एक है, वो भी एक हिम्मत भी होनी चाहिए अथॉरिटी से, वो भी एक तरीका है। तो वो उसके भी हैं, लेकिन अगर काम समन्वय से हो सके तो मैं समझता हूँ वो सबसे बेहतर है। सर, अभी तो हम बात कर रहे हैं दृष्टि संबंध की। अब शनि और सूर्य की युति हो तो उसके भी यही परिणाम होंगे या कुछ अलग इनका प्रभाव मिलेगा?
नहीं, जब अपोजिशन में होंगे तब जब सूर्य का जितना प्रभाव होगा जी हाँ, उतना ही प्रभाव दूसरा भी रखेगा, बच्चा भी रखेगा। आमने सामने की बात आमने हो सामने रही की है। बात होगी। हाँ, बिल्कुल जी। वहाँ तो फिर ऐसा हो जाएगा कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, तो वहाँ तो अलग स्थिति है, वहाँ तो एक अपोजिशन रहेगा। लेकिन जब दोनों साथ होंगे, मान लीजिए सूर्य के साथ है, आप बोलते हैं अस्त हो गया, हाँ, अगर आप डिग्री नजदीक हुई तो आप शनि अस्त बोलेंगे भी हो अस्त हो गया, जाएंगे। अस्त हो गया और क्रूअल हो गया, हाँ जी, और खराब हो गया, ऐसा आप बोलेंगी। जी हाँ, एक्चुअली अस्त की थ्योरी जो है ना, ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। हालांकि अस्त तो होता ही है, वो लिखा भी होता है, उसकी डिग्रियां भी लिखी हुई हैं सब ऋषियों ने। लेकिन वो अस्त को जो हम समझते हैं, वो अस्त वहाँ नहीं होता आकाश में, पृथ्वी से दिखता है, क्योंकि सूर्य और शनि में इतनी दूरी है, अस्त नहीं हो सकता। उसका जो रेज है, उसका प्रभाव है, वो दिखता नहीं है आकाश में। क्योंकि हमारा शास्त्र प्रत्यक्ष विज्ञान है, जब ग्रह नहीं दिखता तो हमारे लिए अस्त है। इसलिए हम जब शुक्र या बृहस्पति अस्त होते हैं शादियाँ नहीं करते, तो उस एंगल से अस्त का प्रभाव तो होता है। लेकिन अस्त हो के वो क्रूर हो जाएगा, ये मेरी कभी समझ में नहीं आया। या कहते हैं जैसे कि अस्त हो गया तो अपना प्रभाव खो दिया उसने, हाँ, उसमें तो बलि नहीं दोनों बातें मेरे को नहीं समझ में आती कि अस्त होगा तो क्रूर क्यों होगा। एक बेचारा अस्त हो गया, तो वो अस्त हो गया तो खुद ही अस्त है, वो तो क्रूर कहाँ से हो जाएगा। बिल्कुल। अगर वो खुद ही देख नहीं पा रहा कुछ भी, तो उसे देख ही नहीं पा रहा, आंखें बंद है, तो क्या किससे क्रूर होगा वो, किसको नुकसान देगा। वो खुद ही इतना कमजोर बैठा हुआ है, एक डर के बैठा हुआ है, मान लो पूंछ छुपा के बैठा हुआ है, एक शेर मान लो पूंछ छुपा के बैठा है, तो किसको मारेगा वो। तो इसमें क्या है, शनि लग्न के लोग अगर ऐसी युति हो जाए जी, तो मतलब उनका तो कॉन्फिडेंस ही ना रहा, या उनका कोई प्रभाव ही नहीं रहा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी गलत है, मैं नहीं मानता सबको। मेरे जीवन में नहीं देखा मैंने। मान लो ऐसा मान लो एक शेर है, उसके सामने कोई हाथी आ गया, कुछ ऐसे हो गया, 4 हाथी आ गए, उसे पूंछ दबा ली, तो वो कैसे नुकसान कर देगा 4 हाथियों को। उस समय तो नहीं कर सकता ना, भागेगा वो, बिल्कुल। वहाँ से भागना चाहेगा वो। एक मान लो कुत्ते का एग्जाम्पल ले ले, एक डॉग है, हम सब दिखते रहते जी हैं, हाँ। 4 कुत्ते उसको पकड़ लेंगे, पूंछ दबा के भागेगा, तो कहाँ नुकसान किसको पहुँचाएगा, वो जान बचाने को फिर रहा है। ऐसे क्यों नहीं समझते हम ज्योतिष। जब शनि अस्त है तो वो जान बचाने को घूम रहा है बेचारे, अपने वो अपना अस्तित्व बचाने को घूम रहा है, अपनी साख बचाने को घूम रहा है। वो किसके साथ में क्रूरता करेगा। उसको पहले अपनी इज्जत चाहिए ना, अपना अस्तित्व बचाना है ना, वर्चस्व। तो वर्चस्व की लड़ाई लड़ेगा जीवन भर वो, ना कि क्रूरता की, ना कि नुकसान पहुंचाने की। सब गलत है, बकवास है सब। तो नए विचार है, विचार हमेशा नया होना चाहिए। पुराने विचार को जो मानते हैं वो ठीक है, मैं नहीं मानता। अगर विचार मेरी बुद्धि में वो विचार उस तरह से नहीं कौंधा जिस तरह से उसकी बुद्धि में कौंधा था, अगर मेरे को उसने उस तरह से झकझोरा नहीं, तो विचार को मैं नहीं मानता। मैं उस विचार को मानता हूँ जो मेरी बुद्धि को झकझोरे। मैं इस एग्जाम्पल से बता रहा हूँ ना, मान लीजिए आप हैं, मैं अकेला आदमी, 4 मेरे गुंडे मेरे को मिल जाएंगे, तो मैं अपनी जान बचाऊंगा या क्रूरता करूंगा। बिल्कुल। मेरा शनि कहीं भी हो, मैं क्या करूंगा, क्रूरता कैसे करूंगा मैं। तो ग्रह भी क्या करेगा, वो ऐसा व्यक्ति क्या कर लेगा। हम फिल्म में नहीं देखते कि हीरो 4 बंदों के साथ घिर जाता है तो खुद बचने के चक्कर में वहाँ से भाग रहा होता है, चाहे वो धर्मेंद्र हो, चाहे वो जैकी श्रॉफ हो, उस समय तो भाग ही रहा होता है। हाँ। तो वो क्रूर कैसे हो जाएगा, बाद में क्रूरता करने आएगा, वो अलग बात है। मतलब सौम्यता आ जाएगी उस ग्रह में, यही मतलब। सौम्यता नहीं आएगी, उसको अपनी औकात समझ में आएगी कि आई एम नथिंग, मुझे शक्तिशाली होना है, तो वहां से शक्तिशाली होने की तैयारी होगी, क्या बात, ना कि वहां से क्रूरता होने की। वो शक्तिशाली होगा, हाँ, फिर बदला लेगा, वो अलग है। जैसे हीरो बदला लेता है तो अलग है। तो इस तरह से समझे, तो अगर किसी आदमी ने उसके जास्ती, उसी के साथ, सबके साथ नहीं, किसी ने उसे जास्ती की, उसका घर जला दिया है, तो हो सकता है उसका वो घर के साथ में 100 और भी नुकसान कर दे, ऐसा तो हो सकता है। दैट इज़ ओके, अगर वो क्रूरता है तो यस, लेकिन इस तरह से क्रूर नहीं होगा। लेकिन अगर
कुत्ता होगा तो वापस नहीं जा सकता, आदमी ही जा सकता है, आदमी में इतनी बुद्धि है, आदमी जा सकता है रिवेंज करने। तो उस आदमी के साथ रिवेंजफुल हो सकता है जिसने उसकी साथ बेइज्जती की है, ना कि हमेशा हर व्यक्ति के साथ। तो सर वही बात है ना, ये जो सूत्र शास्त्रों में लिखे थे तो देश काल पात्र के अनुसार वर्तमान परिवेश में तो उसकी जो फलित है वो भी अलग हो जाएगा ना, होना ही चाहिए। तो वही व्याख्या आज आपने की, कितने लोगों को इससे फायदा होगा और एक नई सोच भी आएगी। मैं कहीं पढ़ रहा था, आज ही पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि हमको इतिहास से सीखना चाहिए। तो हेगल था, हेगल बड़ा भारी मतलब फिलोसोफर था, तो उसने बोला जिसने इतिहास लिखा उसने किससे सीखा। हाँ सही बात है। हमको इतिहास से सीखना चाहिए, लेकिन जो इतिहास लिख रहा था वो किससे सीख रहा था, बिल्कुल उसका तो कोई आदर्श था नहीं। तो मुझे उससे क्यों सीखना चाहिए, अपना इतिहास लिखना चाहिए। मेरे ख्याल से। ये वही हो रहा है, अपना इतिहास। बात करते हैं कि मान लो कि सूर्य नीच राशि में है और शनि उसको सप्तम दृष्टि से देख रहा है, तो इस कंडीशन में दोनों ही नीच के हैं और एक दूसरे को देख रहे हैं, तो एक दूसरे का नीच भंग कर रहे हैं। तो इसको भी अगर हम सूत्रों की बात करें तो ये भी नीच भंग राज हो गया दोनों का। देखो पहला तो मेरे को समझ नहीं आता कि अगर मान लो सूर्य नीच का है, शनि दिख रहा है, शनि हाँ दिख रहा है तो उसको उसका नीच भंग होगा। ये थ्योरी मेरी समझ में कभी नहीं आई और कुंडलियों पे लागू नहीं होती। क्योंकि अगर जैसे हम तो बुक पढ़ते, क्लासिकल बुक्स पढ़ते तो उसमें ये लिखा हुआ है क्लासिकल बुक्स में लिखा होगा, किसी जमाने में लिखा होगा, ऐसा होता होगा, आज के जीवन में नहीं होता। तो ये तो मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया नहीं तो हम कभी। नीच भंग नहीं मानेंगे सूर्य ये तो का। मैंने किताब लिखी है नीच भंग की, इसको मैंने लिखा ही नहीं मैंने। जी अब रह गया सामने कि दोनों ही नीच है, दोनों ही नीचे हैं आमने सामने। दोनों ही नीचे है कि सूर्य भी नीच है और क्या नाम है ये शनि भी नीचे शनि है। भी नीचे। तो मैं ऐसा बताता हूँ, अभी एक कुंडली आई थी मेरे पास, तो वो सिंह लगनी कुंडली थी। जी और उसमें जो शनि जो था तीसरे घर में था और सूर्य जो था वो भी तीसरे घर में था। तुला राशि में दोनों तुला हो राशि में गए। दोनों थे। जी जी। और नमांश में सूर्य तो तुला में था और शनि भी तुला में था। ठीक, दोनों मतलब लग्न कुंडी में भी D1 में भी तुला में है और नमाश में भी तुला में है दोनों। और ये कुंडली थी आदमी की, जी और यहाँ पर नीच भंग हो गया दोनों का। सर यहाँ नीच भंग मानेंगे इसका सूर्य का? सूर्य का तो मानेंगे ना, वहाँ भी नीच का वहाँ भी नीच का, नीच भंग हुआ ना। अच्छा नीच भंग हुआ, ये तो सूत्र है ना, वराहमिहिर का सूत्र भी है, पराशर का सूत्र भी है, नीच भंग हुआ। और वो वहाँ पर भी उच्च का है, वहाँ पर भी उच्च का है, तो उसका उच्च का रहा। तो यहाँ पर ये देखा गया कि वहाँ पर जो डोमिनेटिंग थी वो पत्नी थी, पति नहीं था। तो अब क्या बोलिएगा, इसको बड़ा मुश्किल हो गया मेरे लिए। मैंने ऐसे ही बोला, मैंने कहा पत्नी डोमिनेटिंग होगी। उसने कहा यस पत्नी डोमिनेटिंग है, और पत्नी ही तलाक मांग रही थी, पति तो हाथ जोड़ रहा था। हाँ मतलब, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि नीच भंग होता है, व्यवहार में नहीं होता। अब किताबों में होता होगा तो अलग बात है। हाँ, ऐसा और अगर वो किताबों में हो रहा है तो उसका मतलब नहीं, जीवन में घटना चाहिए तब उसका मतलब है। तो शनि और ये सूर्य की युति और या इनकी टुगेदरनेस आमने सामने, ये एक विषय है, विचार का विषय है। इसमें सोचेंगे आप तो आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। जी हाँ। और युतियाँ बहुत असर करती हैं जी। और अपोजिशन बहुत असर करती हैं। इस भी हमारी चर्चा हमारी जारी रहेगी। सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो मकर संक्रांति बोलते हैं, तो उस समय पूरे देश में हमारे उत्सव का माहौल होता है, खूब दान पुण्य होता है, पूजा पाठ होता है, लोग बहुत मतलब उत्सव जैसा माहौल होता है पूरे देश में। तो जब शनि कर्क राशि में आते हैं, कर्क से फिर सिंह में आएंगे, तो यहाँ से माहौल कुछ चेंज ही होता है। इसको अच्छा ही नहीं माना जाता, शनि का कर्क राशि में होना, सिंह राशि में होना। तो इसको हम किस तरह जोड़ेंगे फलित से? देखो, इसको थोड़ा अलग समझना पड़ेगा जी। हमारे दो लुमिनरीज हैं जो प्रकाश पुंज बोलते हैं, एक तो सूर्य और चंद्रमा। जी। सूर्य जब मकर में आता है तो वहाँ पर पृथ्वी घूम जाती है, हाँ जी, ऋतु परिवर्तन हो जाता है, जी बिल्कुल। हम वसंत की तरफ बढ़ लेते हैं।
राइट। तो ऋतु परिवर्तन जब होता है तो पृथ्वी अपने एक 6 महीने का चक्कर लगा के उत्तरायण की तरफ सूर्य हो जाता है। जी हाँ। जब उत्तरायण की तरफ हो जाता है तो यहाँ से सूर्य की गति अलग हो जाती है। यहाँ से ये जो उत्तरायण जो है ये देवताओं का 6 महीने माने जाते हैं। हाँ, दिन माना जाता है। दिन माना जाता जी। है। महाभारत में भी कहा गया है कि भीष्म पितामह अपने प्राण त्यागते नहीं जब तक उत्तरायण प्रारंभ नहीं हो जाता। बिल्कुल। तो उत्तरायण में आने के बाद वो शनि में या मकर में जब प्रवेश करता है तो यहाँ पर पृथ्वी बदल जाती, पृथ्वी का मूवमेंट बदल जाता है। जब पृथ्वी का मूवमेंट बदल जाता है तो यहाँ पर हर्षोल्लास और फिर बसंत ऋतु जिस शादियाँ मौसम शुरू हो में जाती शादियाँ हैं, शुरू हो जाती हैं, सारा माहौल बदल जाता है, शुभ काम शुरू हो जाता है। यहाँ से फसल का संबंध सा है। हमारा जो देश है बेसिकली कृषि प्रधान देश है, तो कृषि के लिए और हमको जीवन में सूर्य के बिना जीवन चलता नहीं। और मकर में आकर वहाँ पर सूर्य खिलने लग शुरू हो जाता है, पिता भी प्रसन्न है, पुत्र भी प्रसन्न है, एक नए माहौल में चल रहे हैं। तो सिर्फ वहाँ पर हम सिर्फ यही नहीं, हम कोई सीरियल थोड़ी बना रहे हैं कि पिता पुत्र में दुश्मनी का हम पैदा कर रहे हैं, हम एक नेचर को समझना चाह रहे हैं। तो नेचर में शनि का एक अपना रोल है। शनि के बिना पृथ्वी सोलर मंडल में बैलेंस नहीं होता। कभी हम आगे बोलेंगे तो बताएंगे कि शनि की उत्पत्ति के बाद, शनि के आकाश में बनने के बाद ही सोलर मंडल स्थापित होता है। तो सोलर मंडल जो स्थापित होता है उसमें अगर शनि को निकाल दो तो सूर्य धड़ाम से गिर पड़ेगा। उल्टा मामला है। हाँ, सूर्य पूरे ग्रह धड़ाम से गिर पड़ेंगे। आप शनि को 2 डिग्री आगे कर दो, सूर्य धड़ाम से गिर पड़ेगा। तो ये शनि और सूर्य का संबंध है, सिर्फ विषयोग से थोड़ी संबंध है। हमको एस्ट्रोनॉमी को भी समझना पड़ेगा ना, जो हमारे ऋषि लोग समझते। मैं भी पढ़ रहा था वराहमिहिर को, वराहमिहिर के बारे में लिखा है एस्ट्रोलॉजर, फिर लिखा है एस्ट्रोनॉमर। हमारे कौन है एस्ट्रोनॉमर बताओ? किसको एस्ट्रोनॉमी आती है? तो बहुत कम लोग इसमें रुचि जानते रखते नहीं, हैं। सबको बस फलित पर रुचि हो जाती है, पड़ेगा। जो तो सीखते हैं। वो ये एस्ट्रोनॉमी का विषय है। तो एस्ट्रोनॉमी में जब वो पृथ्वी मूव करती है तो वहाँ पर एक नए माहौल की शुरुआत होती है। इसीलिए हम इसको 6 महीने उत्तरायण के बोलते हैं। और यहाँ पर दिन बड़े होना शुरू हो जाते हैं, रात छोटी हो जाती है, आपको ज़्यादा करने का मौका होता है, आपके पास एनर्जी ज़्यादा होती है, आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है, आपको बीमारियाँ नहीं होती। खेत खलिहान में सब तरफ मगर बसंत है। पहले तो बसंत सब तरफ, वातावरण बहुत खुशनुमा सा रहता है। कलियन में, क्यारियन में, खेतन में कहाँ बगरो बसंत है। तो बस बसंत का मौसम शुरू होता है, फिर वो एक गर्मी का माहौल प्रारंभ होता है, फिर बरसात के दिन आते हैं। तो ये एक 6 महीने जो हैं ये बहुत ही क्रिएटिव टाइम है पृथ्वी के लोगों के लिए। वो जो अगले 6 महीने हैं वो थोड़े नॉन क्रिएटिव है, उतने क्रिएटिव नहीं होते। और रातें बड़ी हो जाती हैं, रातें दिन छोटे हो जाते हैं। तो वो सारी अलग स्थिति है। तो उस तरह से अलग वहाँ वो ज्योतिष एस्ट्रोनॉमी है, उसको एस्ट्रोनॉमी से जोड़ना पड़ेगा, ना कि एस्ट्रोलॉजी से। अगर आप इसको एस्ट्रोलॉजी से जोड़ देंगे तो हम गलती कर देंगे। तो मैं उसका वराहमिहिर का पढ़ के मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। उसने लिखा था एस्ट्रोनॉमर, एस्ट्रोलॉजर तो छोटे में लिखा था, एस्ट्रोनॉमर बड़े में लिखा था, जो पूरे आकाश को जानता है। हमारी सूर्य और शनि की चर्चा चल रही है, अब लगे हाथ चंद्रमा को भी ले लेते हैं, चर्चा को जारी करते हैं। तो अब जब चंद्रमा और शनि की युति की बात होती है तो उसको एक वर्ड दे दिया जाता है कि विष योग। चाहे वो दोनों ग्रह उस कुंडली के लिए अकारक हैं या राजयोग बना रहे हैं, केंद्र और त्रिकोण का संबंध बना रहे हैं, युति बना रहे हैं कि त्रिकोण में युति बन रही है, पर बिना देखे नाम एक बस विष योग दिया जाता है। पूछने वाला डरा हुआ होता है और डर के चला जाता है। तो यह कितना सही है ये? एक्चुअली मैंने थोड़ा ज्योतिष का इतिहास पढ़ने का कोशिश की जी। वेद उपनिषद तो हम पढ़ते रहते हैं। तो वहाँ पर मैंने क्या देखा कि पहले ज्योतिष लिखा, पराशर ने लिखा होगा, वराहमिहिर ने लिखा होगा, ऐसा ही लिखा था। उसके बाद कई और लोगों ने जोड़ दिया उसमें उनके नाम से, तो गड़बड़ हो गया वो। चाणक्य जो था, चाणक्य ने एक प्रयोग किया था नंद को गिराने के लिए, विष कन्या का। तो उस ज़माने में क्या होता था कि जब वो जीत नहीं पाते थे किसी राजा को, तो वहाँ पर विष कन्याएं भेजी जाती थी। विष कन्याओं को कन्याएं ढूंढी जाती थी
बचपन से ही, पहले दिन से। वो जितनी भी उसने विष कन्या ढूंढी उसमें कहीं पर भी शनि और चंद्रमा की युति का जिक्र नहीं था, नक्षत्रों का जिक्र था। तो नक्षत्रों से वो विष कन्या तैयार करता था। उसका कभी अलग से हम प्रोग्राम करेंगे तो मैं बताऊंगा कौन कौन से नक्षत्रों में, जो कि ये टॉपिक थोड़ा सीक्रेटिव है जी। तो मैं ऐसे पब्लिकली बात नहीं करना चाहता हूँ। तो वो जो विष कन्या बनाता था, उनको उनका निर्मित करता था, और वो जो उनके शयन कक्ष में जाती थी तो एक बार के बाद ही उसका काम हो जाता था। जी हाँ। अच्छे अच्छे राजाओं को जीतने का एक तरीका था, ये युद्ध की नीति थी। चाणक्य तो बोलते ही था साम दाम दंड भेद। वहाँ पर एक भी कुंडली में विष योग इस तरह का नहीं है शनि और चंद्रमा का। या तो जितने योग थे सारे नक्षत्रों के थे। इस नक्षत्र की कन्या हो, इस तरह से पैदा हुई हो तो उसको हम विष कन्या बना सकते हैं। बिल्कुल। और वो खुद मरेगी नहीं, फिर उसको धीरे धीरे संखिया, कभी कोबरा का जहर, ये सब दिया जाता था, उसको ट्रेन किया जाता था। तो विष योग तो बना नहीं। अब सवाल ये है कि अब यहाँ पर चंद्रमा और शनि से विष का संबंध नहीं है। विष का संबंध तो राहु से हो सकता है। जी हाँ। शनि से विष का संबंध तो नहीं हो सकता। शनि से तो, शनि में विष जैसी कोई बात तो आती नहीं। हाँ, शनि में कष्ट हो सकता है। और जो विष जो है वो यहाँ पर शनि मारता नहीं है। दशा वशा में मार दे तो अलग है, 7.5 भी जनरली नहीं मारता। दशा खराब हो तो अलग है, दुख देता है। विष यानी मारना, तो विष योग तो बनना नहीं चाहिए। हाँ, चंद्रमा में के साथ शनि हो तो उसकी बुद्धि खराब हो सकती है, वो अलग बात है, वो अलग इशू है, डिप्रेसिव टेंडेंसी हो जाएगी, वो अलग हो सकती है उसका। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि जिन लोगों की कुंडली में चंद्रमा शनि होता है तो मैंने वहाँ देखा है कि वहाँ पर वो लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं, लेकिन उनका प्रोसेस स्लो होता है, क्योंकि शनि उनको ठोक बजा कर आगे लेके आता है। शनि का मतलब ये है कि, चंद्रमा का मतलब ये है कि आपके मन में जो आए वो पूरा हो जाए। शनि का मतलब ये है कि आपके मन में जो आए वो पूरा ना हो, जो सही हो, जिसमें व्यवस्था हो, जिसमें नियम हो, जिसमें ईमानदारी हो, जिसमें सिस्टम हो, वो सही हो जाए। तो शनि सिखाता है इस तरह से। अब मान लीजिए तुला लग्न है, जी हाँ, तुला लग्न में शनि और इसकी युति है चंद्रमा की, राजयोग बन रहा है। तो राजयोग बन रहा है, एक दशम का लॉर्ड है और एक पंचम का लॉर्ड है। तो यहाँ पर विष योग कैसे बनेगा? इसमें तो आदमी पता नहीं कहाँ से कहाँ चले जाएगा। तो इस तरह से नहीं। और कि मैं पढ़ रहा था, बहुत पुरानी बात है, वो जो चले गए उनका नाम नहीं लूँगा मैं, तेंदुलकर भी आए नहीं थे तो उनकी कुंडली में विष योग की बात कर रहे थे, तरक्की नहीं करेगा लड़का, और क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो हम लिटरली उसको लगा देते हैं, ऐसा हमको नहीं लगाना चाहिए। हमको उसका अध्ययन करना चाहिए, समझना चाहिए। तो मेरे को नहीं समझ में आता। हाँ, शनि के साथ चंद्रमा होगा तो डेफिनेटली उस आदमी को ज़िंदगी को समझने में समय लगेगा, ये अलग बात है। बिल्कुल, वो ज़िंदगी को एकदम नहीं समझेगा। सर जब उपाय की या रेमेडीज की बात होती है तो मुझे एक रेमेडी समझ में आ गई। अगर ऐसा योग हो तो ऐसे लोगों को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बहुत सहज स्वभाव से सोच समझकर आगे बढ़ना चाहिए और तैयार होना चाहिए कि अगर बीच में कोई हर्डल्स आती हैं, कुछ आती हैं, तो हमें उसे चुनौती मानकर उससे निकलना है। अच्छा, मैं आपको एक और सीक्रेट बताऊँ। मेरी कुंडली में ये विष योग है। जी हाँ, ठीक है। अब बताइए मैं कहाँ से विषय लाऊँ? कहाँ से विषय लाऊँ? तो मतलब अब मेरे को भी बोलते थे विष योग है, तो विष योग जैसा कुछ है ही नहीं, एक प्रोसेस है। हाँ, शुरू में मैंने क्या गलतियाँ की मैं बताता हूँ, जो मेरे अनुभव की बात है। मैं चाहता था कि तत्काल रिजल्ट आ जाए, आज मैंने किया और रिजल्ट आ जाए। जब मुझे 10, 20, 25 बार ठोकर लगी तो मैं समझ गया कि रिजल्ट ऐसे नहीं आते, हवा से नहीं आते, वो सिस्टम से आते हैं। तो मैंने सिस्टम अडॉप्ट करा, फिर बात अलग हुई। तो शनि यहाँ सिस्टम सिखाता है, क्योंकि आपके मन की बात नहीं होगी, जो व्यवहार की बात होगी वो होगी। तो व्यवहार सिखाता है, यहाँ तक तो समझ में आता है। विष योग को बोल दो तो नहीं समझ आती। तो अगर तेंदुलकर इतना आगे बढ़ा तो व्यवहार से बढ़ा, उसको मालूम है कैसी पिच है, कौन बॉलर है, क्या करता है, कोई कितनी बजे प्रैक्टिस करना है, कौन से शॉट मुझे को खेलना चाहिए, कौन से नहीं खेलना चाहिए। एक सिस्टम अडॉप्ट करने वाली बात तो समझ में आती है।
लेकिन सीधा विष योग बोल देना और आदमी को डरा देना विष योग है तो गलत बात है। सर वो कमाई का जरिया भी तो है ना, डराना। कमाई तो ऐसी हो जाती है, बुद्धि हो तो कमाई हो जाती है बुद्धि से भी कमाई होती है ना। शनि और चंद्रमा की युति की बात करें तो ये 7.5 का मिडिल पीरियड है, बीच के 2.5 साल। तो ये 7.5 मतलब खराब ही जाती है या अच्छे परिणाम भी देकर जाती है? आपका मतलब जो पैदा होते हैं, हाँ जी, जो जन्म में पैदा होते जन्म हैं। कुंडली में अगर 7.5 में से युति बन रही है तो मतलब वो मिडिल ढैया में पैदा हुआ वो व्यक्ति ना। मुझे ज्योतिष समझने में मेरी कुंडली ने बड़ी मदद की। जैसे मैंने बोला विष योग है, तो विष योग है इसका मतलब मैं 7.5 में पैदा हुआ, दूसरी ढैया चल रही थी 7.5 में पैदा हुआ मैं, जी ठीक है ना हाँ। जी। तो 7.5 में जो लोग पैदा होते हैं, फिर मैंने अपना पैदा हुआ तो देखा और बहुतों का देखा। तो जो लोग पैदा होते हैं तो क्या होता है वहाँ पर जो प्रोमिनेंट फिगर होता है वो फादर होता है, मैन होता है, अथॉरिटी। वहाँ पर माँ का अस्तित्व उतना नहीं होता जितना बाप का होता है। 7.5 में 7.5 में जो बच्चे पैदा होते हैं वहाँ पर वो मैन डोमिनेटिंग परिवार होता है, डोमिनेटिंग बाई मैन। बिल्कुल बाप भी हो सकता है, भाई भी हो सकता है, चाचा भी हो सकता है, काका भी हो सकता है, दादा भी हो सकता है, वटेवर। तो मैन डोमिनेटिंग परिवार होता है, मैन डोमिनेटिंग परिवार होता है और वो उसको अपने तरीके से एक आतंकित माहौल सा रखते हैं अपने घर में। वो शायद हो सकता है अपनी पत्नी को डराते हों या औरों को डराते हों। इस पूरे प्रोसेस में बच्चा डरा रहता है। अगर छोटे बच्चे की माँ को उसका पति उल्टा पुल्टा बोल देगा या उस पर आक्षेप का लगा देगा या दो लोगों के बीच में उसकी बुराई कर देगा या उसकी जरा जरा सी कमियां निकाल देगा तो डरेगा कौन? बच्चा। तो बच्चे को बच्चा बड़ा भयभीत से एनवायरनमेंट में रहता है और डेफिनेटली ऐसे में उसकी माँ उसको वो देगी, प्रोटेक्शन देगी, नहीं देगी जी, वो समझेगी कि यार ये पति मेरा जो बोल के चला गया तो बेचारा साल भर का है, 2 साल का है, 3 साल का है, बेटी है, तो वो उसको उसके प्रति उसका माँ के साथ लगाव हो जाएगा, बाप के साथ उतना लगाव नहीं होगा। हालांकि जब वो बड़ी होगी जो भी, फिर वो समझेगा कि नहीं ये मेरे बाप का तरीका था, इसमें कोई खास बात नहीं है, वो बदल जाएगा। लेकिन बचपन में ये प्रभाव हमेशा देखने को मिल जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर। मेरी कुंडली में चढ़ती 7.5 है, तो मेरे पिता मतलब फादर डोमिनेट, वो मतलब ऐसे तो नहीं थे कि माँ को डराते थे, पर उनका प्रभाव ऐसा था कि समाज में और घर में कि उनकी बात मानी जाती थी, तो हम लोग भी कुछ बात कह नहीं सकते थे उस समय। तो वो बच्चा डरा हुआ होता है, बच्चे डरे हुए होते हैं, एक अलग सा माहौल होता है। और ऐसे लोगों की जो माँ होती है उसका अपने घर में पति के सामने ज़्यादा अस्तित्व नहीं होता। हालांकि पति बहुत प्रेम करेगा अपनी पत्नी से, सारी बातें, लेकिन वो बदतमीजी भी कर देगा, मतलब उसको हड़काने में देर नहीं लगती, ऐसा मान के चले। तो बच्चा डरा हुआ होता है और फिर धीरे धीरे जब वो समझ जाता है तो बात अलग हो जाती है। तो ये शनि के प्रभाव तो सही है। अब इसको आप विष योग बोले तो यस, मतलब जैसे कि विष योग कैसे हुआ, ये तो व्यवहारिक स्थिति हुई, तो ऐसा मैं नहीं मानता, मेरे को नहीं समझ में आता। और तो ऐसा मैंने देखा है, हमने अपने घर में भी देखा है, हमने हर जगह भी देखा है। और जिसका होता है हम तो बोल भी देते हैं कि भाई तेरे यहाँ तो तेरा फादर मस्ट बी डोमिनेटिंग है, तो यस मेरा फादर इज डोमिनेटिंग। लेकिन बाद में हो सकता है वो बाप चाहता हो कि ये बच्चे जल्दी समझ जाएं, बच्चे उसके दिल में कोई बुरी बात में, कोई बाप कोई बुरा नहीं चाहता, हो सकता है अपनी आदत से मजबूर हो, वो चाहता हो कि मुझ जैसे जल्दी तैयार हो जाएं। अब वो कैसे तैयार हो जाएगा, उसको टाइम लगेगा तैयार होने में। अच्छा, हो सकता है बाद में वो सब ऐसा करते हो लाइक। तो इस तरह से अगर हम ग्रहों को समझें तो मैं समझता हूँ वो चला जाए, समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर उसकी बेचारे की माता पिसती रहती है, ये बात पक्की। जितनी किताबें मैंने पढ़ी लोग नहीं पढ़ते होंगे, लोग तो वही पढ़ते हैं ना। मैंने तो और भाषाओं की किताबें भी पढ़ी हैं, अपनी भाषा पढ़ी, सब शास्त्र कई बार पढ़े, बहुत लोगों के साथ डिबेट भी किया। लेकिन फिर मैंने अनुभव से सीखा, अनुभव में ये है कि जहाँ पर भी ये युति होती है, अब हम इतना खतरनाक शब्द लगा देते हैं कि विष योग या काल सर्प योग या पितृदोष। अरे पितृदोष कैसे होता है, सर्प दोष, तो मेरे को बात ही समझ में नहीं आती।
कैसे होता है, कहाँ होता है, किसी को पता भी है। अगर सर्पदोष की मैं बात करूं, आज से 50 साल पहले या उससे पहले आज गांव में आज भी अगर आप जंगल में जाएं तो आदमी और सर्प का रिश्ता क्या है। अगर आदमी सर्प पे पैर रख देगा तो सर्प उसको मार देगा, आदमी देखेगा तो आदमी मार देगा। सर्प दोष तो हो सबके ऊपर है। ऐसा बंदा कोई मिलेगा इस पृथ्वी पे? ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो जिसने सांप को से कटाना हो या सांप को मारना हो? सांप मिलेगा तो आप मारोगे, क्योंकि हर आदमी सांप को, हालांकि 80% सांपों में जहर नहीं होता। जी हाँ। हमारे यहाँ सांपों की पूजा करते थे, वो ट्रेडिशन खत्म हो गया। तो हमको मालूम था किसकी पूजा करना है, किसको दूध देना है, किसको दूध नहीं देना, वो तो है नहीं। तो हमारा संबंध ही ऐसा है। तो ज्योतिष को हमको अलग तरह से समझना पड़ेगा। मेरा ज्योतिष तो ऐसा ही है। तो ठीक है, आज इतने में रखते हैं कविता जी। विषय थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, भाई हमारे इस कार्यक्रम के बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे लोग आपकी बहुत तारीफ करते हैं। थैंक यू। आप देख लीजिएगा उसमें, वो कहते हैं आपके प्रश्न वाकई पहने होते हैं, बड़े सटीक होते हैं, टू द पॉइंट होते हैं, और वो इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं क्योंकि हम शुद्ध विषय की बात करते हैं। फिर मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे। हे शनि देवता, इस कार्यक्रम को जल्दी आगे बढ़वाना। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।